सत्ता का सत्य केवल शक्ति में नहीं है बल्कि न्याय में है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये हमारी श्रृंखला का आप कह सकते हैं तीसरा महत्वपूर्ण विषय है। खासतौर पे यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है और बाकी सबके लिए भी सामान्य जानकारी के लिहाज से अहम है। आज हम बीबीसी में छपे एक लेख के आधार पर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विचार विमर्श की गहराई में उतरेंगे। आज का विषय है आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के शासन में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने का विचार। हाँ, ये एक ऐसा विचार था जिस पर काफी चर्चा हुई थी उस वक्त, अंदरूनी तौर पर। बिल्कुल। तो हम जानेंगे कि ये विचार पनपा कैसे, इसके पीछे क्या मंशा थी और अगर ये लागू हो जाता तो भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ सकता था। और हमारा विश्लेषण, जैसा आपने कहा, इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की नई किताब और उससे जुड़े बीबीसी के लेख पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है 1970 के दशक के मध्य की। हाँ, वो आपातकाल वाला दौर। बिल्कुल। भारत में आपातकाल लगा हुआ था, मतलब नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित थीं और विपक्ष के नेता जेलों में थे। माहौल काफी तनावपूर्ण था। इसी पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के अंदर ही कुछ टॉप के नौकरशाह और पार्टी के वफादार लोग एक नई शासन प्रणाली के बारे में सोचने लगे थे। हाँ, और वो प्रणाली थी एक सेंट्रलाइज्ड राष्ट्रपति प्रणाली। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी एक प्रेरणा पता है कहां से आई? चार्ल्स डिगॉल के फ्रांस से। ओहो, फ्रांस से। हाँ, लक्ष्य था एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में केंद्रित हो, मतलब न्यायपालिका को साइडलाइन किया जा सके और संसद की भूमिका भी कम हो जाए। यानी हमारी मौजूदा संसदीय प्रणाली से एकदम उलट। बिल्कुल, जहां प्रधानमंत्री और कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इस विचार को आगे किसने बढ़ाया, कोई खास नाम? हाँ, इसमें एक प्रमुख नाम था बीके नेहरू का। वो एक अनुभवी राजनयिक थे। अच्छा, बीके नेहरू। उन्होंने सितंबर 1975 में इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। और उसमें कहा कि देखो, ये जो संसदीय लोकतंत्र है, ये हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। भारत को एक सीधे चुने हुए राष्ट्रपति की जरूरत है, जो उनके शब्दों में कठिन, अप्रिय और अलोकप्रिय निर्णय ले सकें। मतलब एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की वकालत। हाँ, और बात यही खत्म नहीं हुई। हाँ। उनके प्रस्ताव में सिर्फ ये नहीं था कि संसद पर निर्भरता खत्म हो। अच्छा, और क्या था? उसमें न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती की बात थी। प्रेस पर नकेल कसने के लिए कड़े मानहानि कानून बनाने का सुझाव था। बाप रे। और यहां तक कि मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार या बोलने की आजादी, इन्हें अदालत में चुनौती देने के अधिकार को ही खत्म करने का सुझाव था। ये तो बहुत ही मतलब आमूल-चूल बदलाव होते। बिल्कुल। तो इस पे इंदिरा गांधी का क्या रुख था? क्या उन्होंने समर्थन दिया? देखिए, उन्होंने बीके नेहरू को पार्टी नेताओं से इस पर चर्चा करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया कि भाई, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस पर मेरी मुहर है, मेरी सहमति है। अच्छा, मतलब खुलकर सामने नहीं आना चाहती थी शायद। लेकिन जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह जैसे जो सीनियर कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इसका समर्थन किया, बल्कि एक तरह से उत्साहजनक समर्थन दिया। और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री वाली बात। हाँ, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो सीधे सीधे कह दिया था, इस चुनाव के बकवास से छुटकारा पाएं, हमारी बहन इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बना दे। आजीवन राष्ट्रपति? ये तो लोकतंत्र की जड़ पर ही हमला है। कहने वाले कह गए। खैर, इसके बाद एक गुप्त दस्तावेज भी तैयार किया गया। गुप्त दस्तावेज? हाँ, शीर्षक था हमारे संविधान पर एक ताजा नजर, कुछ सुझाव। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें एक ऐसे राष्ट्रपति का प्रस्ताव था जो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर हो। ज्यादा ताकतवर? कैसे? जिसके पास जजों की नियुक्ति से लेकर कानूनों को वीटो करने तक का अधिकार हो। और तो और, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक न्यायपालिका का सुपीरियर काउंसिल बनाने का भी सुझाव था। यानी न्यायपालिका पर पूरा नियंत्रण। एक तरह से हाँ। लेकिन ये दस्तावेज कभी औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है ना? नहीं, ये औपचारिक प्रस्ताव कभी नहीं बना, लेकिन इसकी छाया या कहें परछाई 1976 में पास हुए 42वें संविधान संशोधन पर साफ दिखती है। हाँ, 42वां संशोधन, वो तो काफी विवादास्पद रहा है। बिल्कुल। उस संशोधन ने संसद की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, न्यायिक समीक्षा को सीमित कर दिया। यानी अदालतों की कानूनों को परखने की शक्ति कम कर दी। सही कहा। और सरकार के अधिकारों को और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया।
कानूनों को अदालत में चुनौती देना मुश्किल बना दिया गया और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को भी कमजोर करने की कोशिश हुई। वो सिद्धांत जो कहता है कि संविधान की कुछ बुनियादी चीजें बदली नहीं जा सकती। हाँ, वही। साथ ही केंद्र को राज्यों में सेना भेजने का अधिकार मिल गया और राष्ट्रपति शासन की अवधि भी 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। तो ये सब उसी दिशा में कदम लग रहे हैं। लगता तो है। और जैसा आपने पहले इशारा किया, बंसीलाल जैसे नेताओं ने तो इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर आजीवन शक्ति तक की मांग कर डाली थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे नहीं माना। नहीं, उन्होंने इन एक्सट्रीम सुझावों को खारिज कर दिया। फिर 1977 में चुनाव हुए, वो हार गईं। हाँ, जनता पार्टी की सरकार आई। बिल्कुल। और जनता पार्टी सरकार ने फिर 43वें और 44वें संशोधन लाकर 42वें संशोधन के कई जो अलोकतांत्रिक प्रावधान थे उन्हें पलट दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना, एक और मोड़ आता है। हाँ, 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई। और फिर 1982 में सुनने में आया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने पर विचार किया था। हाँ, उनके जो प्रमुख सचिव थे पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने बाद में इस बात का खुलासा किया था। अच्छा, क्यों? क्या वजह थी? कहा जाता है कि वो अपनी ही पार्टी को एक शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती थी। कुछ अंदरूनी खींचतान रही होगी। लेकिन आखिर में उन्होंने ये कदम नहीं उठाया और अपने वफादार गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया। तो इतिहासकार श्रीनाथ राघवन इन सब घटनाओं को कैसे देखते हैं? क्या ये सब किसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा था? नहीं, राघवन के अनुसार ये कोई बहुत लंबी सोची समझी योजना नहीं थी। आपातकाल के दौरान जो मुख्य लक्ष्य था वो शॉर्ट टर्म था, अपनी कुर्सी को किसी भी चुनौती से सुरक्षित रखना। अच्छा। और 42वां संशोधन भी इसलिए लाया गया ताकि न्यायपालिका भी उनके रास्ते में खड़ी ना हो सके। राष्ट्रपति प्रणाली की इच्छा कांग्रेस के भीतर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के साथ वो बातचीत अचानक समाप्त हो गई और भारत एक संसदीय लोकतंत्र बना रहा। तो ये थी आपातकाल के उस दौर में भारत में राष्ट्रपति प्रणाली के विचार की एक संक्षिप्त लेकिन मुझे लगता है काफी गहन पड़ताल, जैसा कि बीबीसी के लेख में श्रीनाथ राघवन के हवाले से बताया गया है। हाँ, ये इतिहास का एक अहम पन्ना है। और ये प्रकरण हमें भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, हमारे संविधान के महत्व और सत्ता के केंद्रीकरण के जो संभावित खतरे हैं उनकी याद दिलाता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि अगर इतिहास के उस नाजुक मोड़ पर मान लीजिए कुछ फैसले अलग लिए जाते तो क्या आज भारत की राजनीतिक और संवैधानिक तस्वीर कुछ और होती? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अगर आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो, खासकर यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को, या फिर उन्हें जो बस देश दुनिया के मामलों में रुचि रखते हैं, तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।